हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि घर में होंगे और सुरक्षित होंगे। 9th एंड 10th क्लास, आज हमारा टॉपिक है समास। संस्कृत में ये टॉपिक दोनों क्लासेस के लिए इक्वल है, क्योंकि 9th में भी समास का एक टॉपिक है और 10th में भी है, तो हम दोनों क्लासेस को एक साथ में ही पढ़ा देते हैं। देखो, समास का परिचय अगर हम बात करें कि समास होता क्या है, तो समास का मतलब अगर संस्कृत में बोलूँ तो होगा सम सनम इति समासः। और अगर हिंदी में बात करूं तो समास का मतलब होता है संक्षिप्त करना, दो शब्दों को आपस में मिलाकर उसको एक शब्द बना देना, है ना। देखिए, संधि में हम क्या करते हैं कि हम वर्णों के मेल को मिलाते हैं ना। जब एक वर्ण दूसरे वर्ण के साथ में मिलता है तो एक नया विकार उत्पन्न होता है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ हम क्या कर रहे हैं, शब्दों को मिला रहे हैं। उनमें कुछ विभक्तियाँ, समुच्चय बोधक चिन्ह लगाकर हम क्या करते हैं, उन्हें एक शब्द बना देते हैं। तो क्या मतलब होता है कि दो या दो से अधिक पदों में प्रयुक्त विभक्तियों, समुच्चय बोधक, च आदि को हटाकर एक पद बनाना क्या कहलाता है, हमारा समास। जैसे गायने कुशल, जो गायन में कुशल होता है उसे कहते हैं गायन कुशल, है ना। तो इसी तरह से राज्ञ पुरुष, राजपुरुष, यानी कि राजा का पुरुष। इसका संस्कृत में तो राज्ञ पुरुषो है, लेकिन हिंदी में होगा राजा का पुरुष, क्या कहलाता है, राजपुरुष। तो यहाँ पे देखिए, पदों में जो विभक्ति है उसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। जैसे देखिए, सीता रामौ, है ना, तो हम इसको अलग करते हैं तो क्या होता है, सीताराम बोलते हैं, तो सीता और राम, राम और सीता, ये च लग गया, च का मतलब होता है और। जब हम इनको मिलाते हैं, यानी कि दो अलग अलग शब्दों को आपस में इनके विभक्ति चिन्हों को हटाकर मिलाते हैं, तो इन विभक्ति चिन्हों का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है और ये आपस में मिलकर एक वर्ड बन जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो समास कितने प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। अब आप बोलोगे कि नहीं मैम, हमने समास 6 प्रकार के पढ़े हैं, लेकिन संस्कृत में मुख्य रूप से 4 प्रकार के ही समास होते हैं। वैसे तो 5 प्रकार के होते हैं, एक केवल समास होता है, लेकिन वो आपके कोर्स में नहीं है, तो अभी हम मुख्यतः 4 प्रकार के भेद ही पढ़ेंगे। मैं एक बार फिर बता रही हूँ आपको, समास का मतलब होता है कि दो शब्दों को उनकी विभक्तियों से हटाकर उन्हें मिला देना। जैसे मैंने बोला कि 4 मुखों वाला, तो हम उसे क्या कहते हैं, चतुर्मुखी, है ना। 5 वटों का समूह, है ना, 5 वृक्षों का समूह क्या कहलाता है, पंचवटी कहलाता है। 3 भवनों का समूह क्या कहलाता है, त्रिभवन। तो हमने क्या किया, 3 भवनों का समूह, ये जो का था ये सब हमने क्या किया, हटा दिया और सीधा त्रिभुवन लिख दिया, है ना। तो ये जो हमने शब्दों के बीच की विभक्तियों का लोप किया है, इसे ही हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। चलिए, तो 4 भेद होते हैं। पहला होता है अवयवी भाव, दूसरा होता है तत्पुरुष समास, तीसरा होता है द्वंद्व समास और चौथा होता है बहुब्रीहि समास। अभी आप बोलेंगे मैम कर्मधारी और द्विगु कहाँ चला गया, तो जो हमारा तत्पुरुष समास है इसी के 2 रूप होते हैं, कर्मधारी और द्विगु समास। इस प्रकार सामान्यतः समास के 6 भेद होते हैं, लेकिन अगर हम संस्कृत में बात करते हैं तो हम मुख्यतः 4 भेदों को ही पढ़ते हैं। सबसे पहला हम आता है अवयवी भाव समास। इस समास में पहला पद अवयव होता है। आप सबको पता है कि मैंने आपको अवयव करवाए हैं। अवयव का मतलब होता है कि ऐसा शब्द जिसमें किसी भी प्रकार की विभक्ति, काल, वचन कुछ भी लगाएं, लिंग लगाएं, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है, वो वैसा का वैसा ही रहता है ना। जैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं विकारी और अविकारी शब्द। विकारी जिनमें विकार उत्पन्न होता है यानी परिवर्तन हो सकता है, और अविकारी जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है ना। जैसे मैं बोलूँ आज, तो आज आप चाहे भविष्य काल में बोलो, चाहे वर्तमान में बोलो, चाहे पुल्लिंग में बोलो, स्त्रीलिंग में बोलो, या फिर एक वचन में बोलो या बहुवचन में बोलो, आज वर्ड जो है वो आज ही रहेगा, है ना। तो देखिए, जो इसका पहला शब्द अवयव होता है और साथ ही में वही प्रधान होता है ना, तो उस समास के समस्त पद जब बनाया जाता है तो वो भी अवयव बन जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अवयवी भाव समास। यानी कि अवयवी भाव समास का मतलब होता है कि पूर्व पद प्रधान है, यानी कि जो समास का पहला पद होता है। देखिए, समास में क्या होते हैं, 2 तरह के पद होते हैं। एक तो होता है पूर्व पद, कैसा, पूर्व पद, और एक होता है उत्तर पद। क्या होता है, उत्तर पद। 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, जिसमें पूर्व पद जो होता है वो क्या होता है, प्रधान होता है या अवयव होता है, उसे हम क्या कहेंगे, अवयवी भाव समास। क्या कहेंगे, अवयवी भाव समास। और अवयवी भाव समास हमेशा नपुंसकलिंग में होता है। और एक बात, जब पूर्व पद अवयव होगा और पूरा शब्द बनेगा तो वो भी पूरा क्या बन जाएगा, अवयव, यानी कि उसको भी आप बाद में चेंज नहीं कर सकते। जैसे देखिए, यथाशक्ति, शक्तिम अनतिक्रम्य, निर्विघ्नम, विघ्ना नाम अभाव। ये देखिए, यथा, निर, उप, अनु। देखिए, यथा तो एक अपने आप में अवयव है, लेकिन निर, उप
जो लगा हुआ है अनु, ये सब क्या है, उपसर्ग है। तो जो हमारे 22 उपसर्ग होते हैं वो भी क्या कहलाते हैं, अवयव कहलाते हैं। जो 22 उपसर्ग हैं वो भी अपने आप में क्या है, अवयव है। अगर आपको कहीं पे भी किसी वर्ड के सामने कोई उपसर्ग दिखता है ना, तो वो भी क्या होगा, हमारा अवयवी भाव समास। जैसे देखिए निर्विघ्न, उपगंगम, अनुरूप। अभी देखिए दो तरह के समास में टर्म्स होती हैं। एक तो होता है समास विग्रह और एक सामासिक पद। क्या क्या होता है, समास विग्रह और सामासिक पद। ठीक है, तो ये तो हमारा है पूरा सामासिक पद, क्या है, सामासिक पद है। और ये हमारा क्या है, विग्रह। ठीक है, अभी दो तरह के विग्रह होते हैं, एक होते हैं लौकिक विग्रह और एक अलौकिक विग्रह। ये हमने पढ़े हैं। लौकिक और अलौकिक विग्रह दो तरह के विग्रह होते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं कि लौकिक विग्रह क्या होता है। लौकिक विग्रह का मतलब ये होता है कि जो लोक में प्रचलित हो, जैसे यथाशक्ति। यथाशक्ति का होता है शक्ति मनतिक्रम्यम, ये लोक में प्रचलित है। निर्विघ्नम, विघ्नानाम अभावः, उपगंगम, गंगायाम समीप, अनुरूपम, रूपस्य योग्यम। तो ये सारे जो हमने पढ़े ये क्या है, इसके लौकिक विग्रह है। और अलौकिक का मतलब होता है जब हम इसमें विभक्तियाँ भी लगा देते हैं। क्या करते हैं, विभक्तियाँ भी साथ में लगा देते हैं। जैसे देखिए मैंने विभक्ति लगाई, जैसे ये था राज्य पुरुष, क्या था, राज पुरुष। वर्ड है मेरा राज पुरुष। तो इससे मुझे क्या करना है कि मैं जब बनाती हूँ राज्य पुरुष, तो ये तो मेरा लौकिक विग्रह है। देखिए एग्जाम में सवाल कैसे आएगा, सिर्फ राज पुरुष लिखा आएगा, आपको समास विग्रह करना है और समास का नाम बताना है। ठीक है, तो मैं जब इसका विग्रह करूँगी तो आएगा राज्य पुरुषा, ये मेरा लौकिक विग्रह है। ठीक है, और अगर मुझे इसका अलौकिक विग्रह करना होता है तो राज्य क्या है, राजन शब्द की षष्ठी विभक्ति है। तो राज्य में मैं लगा सकती हूँ राजन, है ना, शब्द, और षष्ठी विभक्ति होती है गी। राजन गी, पुरुष, और पीछे विसर्ग है तो पुरुष सु, है ना। ये गी और सु क्या है, जब हम विभक्तियाँ पढ़ते हैं तो सु, ओ, जस, अम, ओट, शस, ये सारी विभक्तियाँ लगी होती। जैसे रामः बनता है, रामः, है ना, तो राम प्लस सु से पूरा रामः बनता है ना। तो ऐसे ही सारी विभक्तियाँ बनती है। आपके इतना डीपली नहीं जाना, आपको यही समझना है। ये जो है वो आपके अलौकिक विग्रह नहीं पूछा जाता है, आपके कोर्स में सिर्फ राज्य पुरुष इतना ही पूछा जाएगा, लौकिक विग्रह। तो ये देखिए आपको ये सारे याद करने हैं। ठीक है, कि इसका लौकिक विग्रह क्या होता है। ये है जो लौकिक विग्रह है, यथाशक्ति, निर्विघ्नम, उपगंगम और अनुरूपम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम आते जैसे प्रत्येकम, एकम एकम प्रति, है ना। उसके बाद में है प्रतिग्रहम, है ना, ग्रहम ग्रहम इति, निर्मिक्षिकम, मक्षिकाणाम अभावः, उपनदम, नद्याम समीपम। उप का मतलब होता है समीप अर्थ में प्रयुक्त होता है उप का। प्रत्यक्षम अक्षणों प्रति और परोक्षम अक्षणों परम। तो ये आपको याद करना, ये आपका सामासिक पद है और ये समास विग्रह है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं तत्पुरुष समास। जो तत्पुरुष समास होता है वो थोड़ा सा आपका बड़ा है, क्योंकि तत्पुरुष समास दो तरह के हो जाते हैं। एक जिनमें विभक्तियाँ लगी होती है और एक जो हमने कर्मधारय और द्विगु समास पढ़ा था। देखिए विभक्तियाँ भी इसमें कारक की तरह द्वितीय विभक्ति लगाकर सप्तमी विभक्ति लगी होती है। कितनी, द्वितीय विभक्ति से लगाकर सप्तमी विभक्ति तक इसमें विभक्तियाँ लगी होती है। कैसे, इस समास में प्रायः उत्तर पद की प्रधानता होती है। जैसे अवयवी भाव में पूर्व पद की प्रधानता थी, वैसे ही इसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है। उत्तर यानी पीछे वाला पद। और इसके दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियाँ होती है। कहीं पर दोनों में समान विभक्तियाँ होती है और ऐसी स्थिति में पूर्व पद की विभक्ति का लोप करके समस्त पद बनाया जाता है। आपको इतना डीपली नहीं जाना, आपको इतना समझना है कि जो तत्पुरुष समास होता है ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता है समानाधिकरण और एक होता है व्याधिकरण। समानाधिकरण जिसमें समान विभक्तियाँ लगती है और व्यधिकरण जिसमें अलग अलग विभक्तियाँ लगती है। तो व्यधिकरण के अंतर्गत हमारा आता है द्वितीय से लगाकर सप्तमी विभक्ति तक। ठीक है, और समानाधिकरण के अंतर्गत हमारा आता है कर्मधारय समास और द्विगु समास। तो देखिए द्वितीय पुरुष में कौन कौन से आ जाते हैं, शरणागत यानी कि शरण को आया हुआ, कर्ता ने कर्म को शरणागत यानी कि शरण को आया हुआ, शरण प्राप्त, शरण को प्राप्त, सुख को प्राप्त, पितृयुक्त, पितृ से युक्त, है ना। ये सारे क्या हो गए, ये तीन तो हो गए द्वितीय, द्वितीय, उसके बाद तृतीय। देखिए पितृयुक्त, पितृ से युक्त, सर्पदृष्ट, सर्पेण दृष्ट, शरीर विदह, अग्निनाम दग्ध। तो ये आपको सारे उदाहरण लिख लेंगे। चतुर्थी तत्पुरुष में जैसे हम कारक यूज़ करते हैं, कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पे देखिए द्वितीय में हमेशा को यूज़ होगा। ठीक है, तृतीय में के से या कोई कारण यूज़ होगा। ठीक है, चतुर्थी में के लिए भूत बलि, भूत के लिए बले बलि, दान पात्रम, दान के लिए पात्रम, युपदारु यानी कि खूंटे के लिए लकड़ी, स्नानार्थम, स्नानाय ईदम, तदर्थम तस्मै ईदम। तो ये सारे हमारे क्या हो गए, चतुर्थी तत्पुरुष समास। नेक्स्ट हम आते हैं पंचमी तत्पुरुष समास। तो पंचमी तत्पुरुष समास में कुछ इसी तरह का होता है, जैसे चोरात भयम, चोर से भयम, रोगात मुक्तम, रोग से मुक्त,
अश्वात पतितः यानी कि अश्व से यानी से किसी से अलग होने के भाव में पंचमी तत्पुरुष समास होता है। उसके बाद में आते हैं षष्ठी तत्पुरुष। षष्ठी तत्पुरुष का मतलब क्या हो जाता है, का के की आदि आते हैं, जैसे राज्य पुरुष है, राजा का पुरुष, देवानाम पति, देवपति यानी कि देवताओं का पति, नरपति मतलब नरों का पति, देवस्य पूजा, देव की पूजा। उसके बाद आते हैं सप्तमी। सप्तमी में आता है मैं या पर, मैं या पर। तो देखिए शास्त्र प्रवीण, शास्त्र में प्रवीण, कार्य कुशल, कार्य में कुशल, जल मग्न, जल में मग्न, सभा पंडित, सभा में पंडित, असुखम। अब उसके बाद हम आते हैं नन तत्पुरुष। नन तत्पुरुष समास का मतलब क्या होता है वो आप सुनिए। नन तत्पुरुष का मतलब होता है कि जहाँ पर न का भाव आता है, और न के भाव आने पर क्या होता है, न हट जाता है और उसका क्या अशेष रहता है। जैसे न धार्मिक, जो धार्मिक नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, न धार्मिक। तो हमें इसके आगे न को हटाकर क्या जोड़ देना है, अधार्मिक हो गया। न सुखम असुखम, न आदि अनादि, न सत्यम असत्यम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे कि तत्पुरुष समास के और दो भेद होते हैं जो समानाधिकरण के अंतर्गत आते हैं, जिनमें विभक्तियां समान होती है। और समानाधिकरण तत्पुरुष होते हैं दो प्रकार के, कर्मधारय समास और द्विगु समास। तो ये जो दोनों हैं वो हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।